सभी साथियों को जय भीम, जय मूल्यवासी। सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे तथागत बहुजन समाज में जन्म तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए हमारे मूल्यवासी समाज को सर्वप्रथम जागृत करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, उनके कंधे से कंधा मिलाकर के वह शिक्षा की प्रथम देवी माता सावित्रीबाई फुले, हमारे विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके साथ हर परिस्थिति में साथ देने वाली और कठिन मेहनत कर बाबा साहब को पढ़ाने वाली माता रमाबाई अम्बेडकर, मिशन को बहुजन मूवमेंट देने वाले माननीय काशीराम जी और हमारे समाज के सभी बहुजन महापुरुषों को मैं नमन करते हुए आज इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे मूल्यवासी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई चरण सिंह जी, इस मंच पर बैठे हमारे संगठन की मुख्य धार और जिला की कमान संभाले हुए सभी जिलाध्यक्ष, इस सभागार में उपस्थित वाम सेव के हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता और हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, साथियों, ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 3 शब्द आए हुए हैं। एक शब्द है लोकतांत्रिक, दूसरा शब्द है संस्थागत और जो तीसरा शब्द है व्यवस्था परिवर्तन। तीनों शब्द हमारे जो वाम सेव के जिन लोगों ने ऐसे विषय को संज्ञान में लाए हुए हैं, शायद कोई और संगठन ऐसे शब्दों को नहीं रख सकता। यह केवल वाम सेव की विचारधारा की ही देन है कि हम इतने महत्वपूर्ण शब्दों को यहाँ पर उनका विश्लेषण कर रहे हैं। सोचने की बात है, अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत में इस समय लोकतंत्र है ही, लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। केवल हमारे देश की जो भी सरकारें, मनवादी सरकारें बनी हैं, उन्होंने लोकतंत्र को छोड़ा ही और जो संस्था है वो संस्था व्यक्तिगत है। कोई भी संस्था लोकतांत्रिक नहीं क्योंकि उनके घर में लोकतंत्र नहीं। अगर उनको देखा जाए तो आज केवल व्यक्तिवादी संगठन हावी है। मनवादी यही चाहते हैं कि यह व्यक्तिवादी सत्ता में आएगा और एक व्यक्ति को, हमें 10 लोग या 50 लोग या 100 लोगों की बात को नहीं सुनना है। एक व्यक्ति को हम उसको लालच देकर के साम दाम दंड में किसी भी तरह से हम उसको गुमराह कर देंगे और उस व्यक्ति के पीछे हमारा जो बहुजन समाज है वो उनके इर्द गिर्द घूमता है और उनके एक फरमान पर हम 70 साल तक सत्ता से दूर रहे। इसका कारण यही है। अगर देखा जाए यदि हमने लोकतंत्र को मायने में रखा होता और संस्था का सही निर्माण किया होता तो आज हमारे जो मूलवासी बहुजन समाज की स्थिति है शायद मेरे विचार से नहीं होती। लोकतंत्र अमेरिका में है, कई हमारे विदेशी जो देश है, कई बाहर के जो देश है, उनमें सही लोकतंत्र है, वहां अंदर लोकतंत्र है, घर में लोकतंत्र है, लेकिन हमारे घर में लोकतंत्र नहीं।
विचारधारा मनवादी रही है, उन्होंने भी थोपने का प्रयास किया है कि नहीं हम जो कह रहे हैं वो सही है, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। हम बाबा साहब के आभारी हैं कि उन्होंने एक ऐसा हमको दस्तावेज कहिए, उसको धार्मिक ग्रंथ कहिए, मैं तो मतलब उससे बड़ा कोई पवित्र ग्रंथ मानता ही नहीं हूँ, भारतीय संविधान हमको दिया है। और उस भारतीय संविधान में जो 5000 साल से हमारा मूल निवासी गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, उस संविधान के द्वारा एक झटके में उन्होंने तोड़ दिया। और सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने हमें अधिकार दिए, शिक्षा, शिक्षा से बढ़कर के कोई अधिकार नहीं। जब हमें उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया तो उन्होंने यह सोच के दिया था कि मेरा मूल निवासी समाज जिस दिन पढ़ लिख जाएगा और जब वो पढ़ेगा लिखेगा तो तर्कशील बनेगा, और तर्कशील बनेगा तो इन पर प्रहार करेगा, और प्रहार करने के बाद हम एक दिन सत्ता जरूर हासिल कर लेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने संविधान को दिया। लेकिन बाद में उन्होंने दुखी होकर के यह भी कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारे समाज की दुर्दशा थी, बहुत गरीबी में थी, अभावों में थी, और जो चंद लोग पढ़े लिखे थे वो अपने पेट भरने में लगे रहे, उन्होंने समाज की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। और समाज की तरफ जब उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा क्योंकि उनकी जरूरतें ही पूरी थी। आज की भी स्थिति में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में जब लिखा है समता, बंधुत्व, भाईचारा, कहां समता आई, कहां बंधुत्व हुआ बताइए? आज भी हमने गांवों की स्थिति में देखा है कि हमारे समाज के लोग आज भी चारपाई पर नहीं बैठ पा रहे। मैं प्रत्यक्ष इस बात का खुद भी गवाह हूं कि मेरे साथ भी जात भेद और वर्ग भेद हुआ। मैं राजस्व विभाग में एक छोटे से पद पर हूं, लेखपाल पद पर, और मेरा ज्यादातर गांव में पब्लिक से जुड़ाव रहता है। मैंने देखा क्योंकि सारे वर्गों के लोग होते हैं वहां पर। बारह जब हम नौकरी करते तो हमें कोई भेदभाव की कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम देखते कि गांव का जो मुखिया होता है एक और स्वर्ण जाति का है, तो उसके यहाँ आज की स्थिति में चाय पिलाने के लिए कप और पानी के गिलास अलग होंगे और अपने लोगों के लिए पानी के गिलास अलग होंगे। ये मेरे साथ भी हुआ। मेरे यहाँ मैं एक गांव पर प्रधान हुआ था, एक चुनाव हुआ, चुनाव में वो प्रधान नए नए बन के आए। मैंने सोचा कि शिष्टाचार में ला भेंट कराऊं, उनसे मिला हूं, और मैं उनके पास गया तो मैं उनसे पहली बार ही मिलने गया था। सुबह सुबह 6 बजे करीब मैं पहुंच गया था। मेरे एक साथी भी थे, हमारे मूल निवासी समाज के थे, दोनों लोग हम वहाँ गए। तो हमने की प्रधान जी आप प्रधान बन गए हैं, आप बधाई के पात्र हैं, चलिए। उन्होंने की ठीक है बैठिए, लेखपाल साहब उन्होंने बिठाया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमने उनसे खुद ही कहा मैंने कि भैया तो बोले कि चाय पिएंगे कि दूध पिएंगे? तो हमने की चाय तो नहीं हम पीते, दूध पिएंगे, क्योंकि तब उम्र भी हमारी नई उम्र थी, तो हम की दूध पी लेंगे। फिर अब उनके यहाँ एक हमारे ही बहुजन मूल निवासी समाज का जो एक व्यक्ति था वो नौकर रहता था, क्योंकि उन्होंने एक व्यवस्था बना रखी थी इस तरह की कि जब वहाँ कोई और समाज का आएगा तो कोई आपके बर्तन लाएगा, कोई बर्तन उठा के ले जाएगा, कोई बर्तन साफ करेगा। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा उसी समय संयोग से उस गांव का जो सेक्रेटरी था वो भी पहुंच गया। अब वो सेक्रेटरी जो था वो हमारा कहने का था तो हमारा ही मूल निवासी समाज का, लेकिन बैकवर्ड का था, मतलब जैसे यादव और उस वर्ग से संबंधित था। और उसको मालूम था मैं ये अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। तो जब वो 2 आदमी बैठे हुए थे, चाहे 4 आदमी बैठे हुए थे, और जब प्लेट में वो लेके आए तो 2 कांच का गिलास लाया और 2 स्टील के गिलास लाया, क्योंकि हम 2 लोग एक ही जाति से थे और 2 लोग दूसरी जाति के थे। हमारी थोड़ी विरक्ति तनी, हमने सोचा उन्होंने जो कांच का गिलास था वो उसको हमारे ऊपर पढ़ाने का उसने प्रयास किया। तो मैंने उनसे कहा नहीं भाई साहब मैं अब दूध पीऊंगा। बोले अरे भाई साहब आपने अभी तो मंगाया था। मैंने कहा हाँ भाई साहब मंगाया था, लेकिन ये मेरे साथी इनको पिला दीजिए, अब मैं दूध नहीं पी।
चलिए, फिर उन्होंने ज़्यादा बात भी नहीं की। मैंने कि अभी नहीं, मैं फिर आपको बाद में बताऊँ। और उसके बाद उन्होंने तो इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं खुंदक में था और मैंने उनसे वहाँ से निकलने के बाद जब वो बाहर निकल रही थी तो मैंने उनसे कहा, प्रधान जी या तो आप मेरा ट्रांसफर करा दीजिए, वरना मैं आपका कोई काम जब तक मैं इस गांव पर रहूंगा आपके कहने से कोई काम करूंगा। उन्होंने की क्या बात है, बात कुछ भी हो, 12 या तो आप मेरा ट्रांसफर करा दीजिए अगर करा सकें तो। लेकिन उसका जो सगा चचेरा भाई था वो भी उसी ब्राह्मण ठाकुर वर्ग से था, लेकिन उसके हमारे आना जाना था, खाना पीना भी था, उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। और उसके बाद मैं 2 साल उस क्षेत्र में रहा और मैंने 2 साल में महाराज उसने बहुत प्रयास भी किया, मेरे ही लोगों को मेरे खिलाफ ट्रैक्टर भर के लाया करता था, एसडीएम से जाया करता था, लेकिन उसका जो सगा भाई था वो मेरी मदद कर रहा था और वो 10 ले जाता था, वो 20 लोगों को ले जा करके वहां पर खड़ा कर देता था। उन्होंने नहीं, लेखपाल मेरा यही रहेगा, लेखपाल यही रहेगा। और स्थिति यहां तक रही कि मैं 2 साल उस क्षेत्र में नौकरी की और मैंने उसके कहे अनुसार कोई काम नहीं किया। हाँ, उमर उससे अलग कह के आया और अगर किसी ने यह भी कह दिया कि मुझे प्रधान जी ने भेजा है तो मैंने उसे 3 दिन परेशान किया, 3 दिन परेशान भगाया। लास्ट में स्थिति ये आई, वो एक दिन आए, एक दिन मेरे कमरे में आए और संयोग से उसी गांव का वाल्मीकि मेरे पास बैठा हुआ था, वाल्मीकि समाज का व्यक्ति। और जब वो बैठा हुआ था तो वो कुर्सी पर बैठा था, मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था, एक तखत पड़ा हुआ था, तखत नॉर्मल लोगों के लिए जैसे हम लोग डालते थे। तो वो कुर्सी पे हटने लगे, नहीं भाई साहब आप बैठिए ना, आप पहले आए, आपका सम्मान है। मैंने नहीं, आप यही बैठे। वो खड़े हुए, मैंने प्रधान जी बैठना चाहे तो बैठिए आप तखत में। अरे नहीं भाई साहब मैं बैठने नहीं आया हूँ। तो मैं फिर कि भाई साहब ऐसा है, अब मैं समझ गया हूँ कि आप मेरा कोई काम तो करेंगे नहीं, इसलिए मैं मेट्रो में नौकरी कर ली है मैंने दिल्ली में, तो अब दिल्ली जा रहा हूँ। और तो मैंने कहा ठीक है, आप प्रयास करके देखिए, आप दिल्ली रहिए चाहे जा रही है। और उसके बाद 2 साल बाद मेरा 3 साल का समय पूरा हो गया और पूरा होने के बाद मैं वहां से चला गया। तो कुल मिला के ये है, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ऐसा हमारा मूल निवासी समाज का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ भेदभाव नहीं होता। और नहीं तो मुझे कोई भी बता दे, चाहे उसके साथ गांव में हुआ हो, चाहे उसके साथ अपने कैडर में हुआ हो, जहां भी नौकरी करता है वहां हुआ हो, कहीं भी कार्यस्थल पर हुआ हो, ये देश में हमेशा भेदभाव हुआ। और भेदभाव जब होता है तो लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र तो वो है कि चाहे वो छोटा है या चाहे बड़ा है, वो सभी एक घाट पर अगर पानी पीते हैं तो वो लोकतंत्र असली लोकतंत्र। तो उस असली लोकतंत्र के लिए हमें एक संस्था की आवश्यकता पड़ती है। और जब संस्था की आवश्यकता पड़ती है और उस संस्था के लिए फिर हमारा काउंसिल सामने आया। आप लोग ये कहते हैं कि कितनी काउंसिल, इसका भी मैं जवाब दूंगा। ठीक है, समाज में आप काम कर रहे हैं, अगर मेरे पास नेतृत्व क्षमता है तो मैं किसी दूसरे के नाम का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरे अंदर क्षमता है तो मैं अपने नाम से भी इस्तेमाल कर सकता हूं। हमारे लोग जो यहां से हमारे काउंसिल से कट के गए, मैं तो उनसे कहूंगा कि वो कायर हैं, निष्ठुर हैं, उन्हें अपनी समझ नहीं है, अपनी पहचान नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारी पहचान को अपने तमागा में बांधा और अलग अलग अपनी दुकान खोल करके बैठ गए, जो भी हो। क्योंकि हमारा यही काउंसिल है जिसमें लोकतंत्र है। और न किसी लोकतंत्र, देख लीजिए, कोई कहता है ये बामन मेश्राम का काउंसिल है, कोई कहता है वो अतर सिंह पाल का काउंसिल है। क्यों भाई, उनका क्यों काउंसिल है? काउंसिल तो हमारा लोकतंत्र है, हमारा राष्ट्रीय है, 17-0 जो भी है, 508 है, कोई भी नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये हमारा काउंसिल है। आप कैसे कह रहे हो हमारा काउंसिल है? अरे अगर तुम्हें क्षमता है, दम है, तो उस काउंसिल को नाम बदल करके आप अपने नाम पे नाम रखिए और संगठन को चलाइए। हमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। हमें क्या, हमारे नाम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे नाम पर आप उन लोगों से, मनवादियों से मिले हुए और सामने गाली देते हैं और पीछे जाकर के शाम को उनके दरवाजे पे जाकर उनके पैर छूते।
और हमारे समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे वाम क्षेत्र के लोगों से भी हमें सतर्क रहना है। ये भी नहीं चाहे वो वाम क्षेत्र हो चाहे कोई और संगठन भी हो, जो संगठन आगे कुछ कहता है और बाहर जाकर के अंदर जाकर के कुछ और उनकी वो होती है। ऐसे लोग समाज के सही हकदार नहीं, और ऐसे गद्दारों को तो निश्चित रूप से यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा, और इसके लिए हमारा वाम से पूरी क्षमता और ताकत से लगा हुआ। अब बात आ रही है तीसरी चीज, व्यवस्था परिवर्तन। अगर कुछ ज्यादा हो रहा हो तो अगर किसी को आपत्ति हो, सर मैं पर्ची का हकदार नहीं, अगर मुझे पर्ची दे तो पहले मुझे कह दे, अगर मैं कुछ ज्यादा ही कह दिया हो तो। अब मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात करूंगा। भाई जो व्यवस्था 5000 साल से चल रही थी, क्या व्यवस्था थी भाई? हमारे जो पैरल संगठन है या हमारा दुश्मन है, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास करता है। उसके पास नेटवर्क से लेकर के टीवी से लेकर के सारे साधन है, संसाधन है, सरकार उसके साथ है, सारा मीडिया उसके साथ है, पूरा आपका जो बॉलीवुड और हॉलीवुड और डॉलीवुड जो भी कुछ कहते हैं टॉलीवुड, सब उसके साथ है। आप नेटवर्क दूरदर्शन टीवी खोलकर देखिए, जय माता दी के फलानी ये आ रही है, कि ये देवती आ रही है, कि सांप आ गया, कि इसने ये परिवर्तन कर दिया। क्या है? हमारे बच्चों से लेकर के हमारे महिलाओं के, हमारी बच्चियों के दिमाग में शुरू से ये भर दिया जा रहा है कि ये देवी है, इसकी अगर अनादर कर दिया तुमने तो ये तुमको नष्ट कर देगी, नष्ट कर देगी। आपने यहाँ पर वो कर दिया, आप यहाँ मंदिर के अगर आपने बोली अगर नहीं चढ़ावा नहीं चढ़ाया, उन्होंने इतना भय पैदा कर दिया है हम लोगों के बीच में, हमारे समाज के लोगों के बीच में, कि आज हमारा पढ़ा लिखा समाज भी उस चीज से निकलने को तैयार नहीं। क्यों नहीं निकलना चाहता है? और वो सबसे आगे, क्योंकि हमारी माँ बिना पढ़ी लिखी थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने कोई संस्कार देखे, कोई चीज देखी, और वो देख थी कि कोई चीज हमको उन्होंने सिखाई, और हमसे कही लला आप देखो ये देवी है, जाई का जाता। और देखो मेरी बोलती आज की भी स्थिति है कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, यार मेरा बेटा पास हो जाएगा, मैं वहां फलानी जगह चादर चढ़ाने जाऊंगी। और हमारी माँ ये कहा करती थी कि बेटा मैंने ये बोल दिया। तो कुछ दिन हम शायद हमको ज्ञान नहीं था, हम भी ये मानते हैं चलो ठीक है आपने बोल दिया, चलो भाई हम भी गए वहां पर, पैसा भी खर्च किया, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं गया। इस वाम क्षेत्र में आने से पहले मुझे सिर्फ दो ही अवस्था थी। एक नौकरी के ऊपर मैं बहुत गरीब परिवार से आया था, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मेरे पिताजी 250 रुपये की नौकरी किया करते थे। कुल मिला के मेरा 7 भाई बहनों का परिवार था, मैं बहुत ही दरिद्रता में था, तो मुझे पैसे की हवस थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब मुझे हवस थी तो मुझे शाम काम दंड में पैसा कमाना था, और मैंने किया भी वही, मैंने पैसा भी कमाया, मेहनत की, क्योंकि मैंने शिक्षा भी बड़ा कठिन परिस्थिति में प्राप्त की थी। मैं जो प्राइवेट पढ़ा था, आप भी अंदाजा लगा सकते 250 रुपये में परिवार कैसे पढ़ता होगा, वो मेरे पिताजी ने। मैंने इंटर करने के बाद जब बीएससी में एडमिशन की बात की तो मेरे पिताजी ने कह दिया था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि केवल 300 रुपये मुझे दे देना, मैं केवल रूम ले लूंगा, बाद में ट्यूशन पढ़ा करके मैं अपना गुजारा कर लूंगा। और मेरे पिताजी ने कहा था कि नहीं बेटा मैं नहीं रिटर्न कर पाऊंगा, और मेरी पढ़ाई छूटी। 1 साल मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैंने अपने किसी रिलेटिव के जहाँ कुछ काम सीखने का प्रयास किया। धन्यवाद दूंगा जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे कारकाड़ी में रणवीर सिंह, मेरा छोटा भाई है, बुआ के लड़के थे, उन्होंने मेरी आर्थिक मदद की। हम लोगों ने दोनों भाइयों ने ट्यूशन पढ़ाई, और ट्यूशन पढ़ाने के बाद खुद पढ़े, और खुद पढ़ने के बाद हमने ग्रेजुएट किया, बीए किया, बीएड किया, एलएलबी में एडमिशन लिया। और वो भी उनके भी मतलब कहने का पिताजी नहीं थे, माँ थी, पर मेरे पिताजी माँ दोनों थे, लेकिन कुल मिला के मेरी परिस्थिति बहुत ही दयनीय थी, और उनका सहयोग रहा, और उस सहयोग से हम पढ़े और लिखे, और पढ़ने लिखने के बाद हमको नौकरी मिली। और जब नौकरी मिल गई तो पैसा कमाने में लगे रहे, और जब पैसा कमाया फिर उसके बाद पीछे मुड़ करके हमने नहीं देखा। और हमने भी फिर माँ ने जहाँ भी कहा चल भैया हमारे बच्चे भी उनकी मुंडन भरानी दे दिया होगा, चलो भाई चलते। लेकिन मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने साथी मुकेश जी का,
मानवर मूल निवासी मुकेश जी का कि 2017 में इन्होंने मुझे आगरा अधिवेशन दिया, मुझे ले गए, वामसेन की नीतियों को मैं सोचा, समझा, देखा और उसके बाद भी हमारे सामने रुकावट आई। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब वामसेन में हम लोगों ने काम शुरू करने किया तो जो साथी हमको ले गए थे उन्हीं साथियों ने हमारे जो समाज के, जैसे आपकी बहुजन समाज पार्टी जो चल रही है, उन लोगों के नेताओं से जाके कह दिया, अरे कि ये तो पता ना कौन सी वामसेन ले आए हैं यहाँ एटा में। अब वो वामसेन के जो जिलाध्यक्ष थे, सॉरी बसपा के जो जिलाध्यक्ष थे उस समय, उनके मेरे पास फोन आया, उन्होंने कि भैया यार ये कौन सी वामसेन तुम लेके आ गए हो, तुम ऐसा करो यार हमारी वामसेन पे काम करिए, हम 50 रुपए की यार रसीद है वो उसको कटवाइए आप 50 रुपए वाली रसीद को, और आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो हमने कि भैया हम तो आप तक यही नहीं समझ पाए यार वामसेन कितनी है, तब हमारे जवाब का हम तो यार हम तो वामसेन समझ रहे थे। फिर हमारा कुछ और मन हुआ, फिर हमने एक मीटिंग रखी वहाँ पर अपने यहाँ, और उस मीटिंग में बहुत बिहार में मीटिंग रखी, और जब मीटिंग रखी तो उसका 11 बजे का हमने समय दिया, और जो बंदे जी थे वो भी भाई साहब हमसे खिलाफ थे। उन्होंने क्या किया कि 11 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू होने से पहले उसकी लॉक लगाया और चले गए। हमको रास्ते में मिले, अपनी बंदे जी कहाँ जा रहे हो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो हम किए साहब बोल आए होंगे। जब हम पहुंचे तो भाई साहब गेट बंद। अब हमारे वामसेन के जो मथुरा के KM लाल थे, क्या था उनका, वो मथुरा के थे, वो आ चुके थे। अब वो थोड़ा सा उनको मुकेश जी को मैं भेजा नहीं कि आप खाना ना खिला के उनको ले गया ना। अब वहाँ दिक्कत मेरा चाचा का लड़का था, उससे मैंने बड़ा मेहनत कर करा के उसकी चाबी आवी ढूंढ डाल के तब मैंने वहाँ कार्यक्रम किया। कार्यक्रम जब किया तो 10-20 लोग हमारे इकट्ठे हो गए वहाँ पर। उन्होंने सवाल जवाब करना शुरू किया, और सवाल जवाब करने के बाद जब वामसेन के बाद फिर पहली बार उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया वहाँ पर एटा का। अब उसके बाद मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ इस चीज को लेकर के। मैंने किया यार अवरोध बहुत पैदा हो रहे हैं मुकेश जी, मेरे पास जगह थी, सहयोग से मेरे पास जगह काफी जगह थी। तो मैंने मुकेश जी से कहा, मैंने कि देखिए इन्होंने आज हमारा ये संगठन नहीं चलने दे रहे, हमें काम नहीं करने दे रहे, और यार मैं ये चाह रहा हूँ कि अगली हमारी मीटिंग हो तो अपने हॉल में हो, मेरा अपना खुद का हो। मेरे पास 1 लाख रुपये उसमें था। मैंने उसी दूसरे दिन गया 1 लाख का ट्रक ला करके मैंने उसको डलवा दिया चंबल का, और चंबल का ट्रक डलवा करके और मैंने काम शुरू कर दिया। मुकेश जी का बात इस बात के, और जब काम शुरू किया तो मैं छोटा सा एक हॉल बनवाना चाहता था, और पता ना भगवान गौतम बुद्ध की कृपा हुई कि इतना काम हुआ मेरा इतना ही बड़ा डबल मंजिल नीचे और ऊपर हॉल बनकर तैयार हुए। और आज हमारे पास वो व्यवस्था है, हमें किसी के यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम चाहे तो कैडर जब चाहे जहाँ चाहे तब लगा सकते। तो कहने का मतलब कुछ करने का जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है तो सफलता आपके पैर चूमेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बात एक रखना कि केवल शिक्षा को अहमियत दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, समाज को पढ़ाइए, जागृत करिए, चाहे कुछ भी करिए। चाहे हम गार्जियन जी की विचारधारा है कि आधी रोटी खा लेंगे लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। बच्चा पढ़ेगा, शिक्षित बनेगा, तर्क संगत बनेगा। और ये सरकारें कभी नहीं चाहती है कि इनके लिए बहुजन समाज पढ़े। अगर बहुजन समाज पढ़ जाएगा तो तर्क करेगा, सवाल करेगा, और वो सवाल करेगा तो उनकी ताकत कम होगी। और इसलिए हमें शिक्षा को अहमियत देना है। और दूसरा कम को हमको भारतीय संविधान, अब भारतीय संविधान जो लोग कह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं भाई? कितने संविधान बांटे, कितने घरों में संविधान है? मैं तो ये सवाल कर देता हूँ मूल निवासी समाज के लोगों और जहाँ भी कई प्रोग्राम है, आप संविधान की बात करते हो, और जो हमारे में फर्जी विपक्ष के लोग कुछ लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं उनसे पूछ लीजिए। मैंने कई नेताओं से पूछा कि आपके घर में संविधान है? रह गए। जब आपके पास ही संविधान नहीं है तो संविधान के बारे में आप क्या जानकारी देंगे? और कितने लोगों को संविधान दिया? मैं भारतीय संविधान प्रचार समिति के माध्यम से जनपद एटा में 1000 संविधान बांट चुका हूँ। और जब भी विशेष मौके पर मैं संविधान बांटता हूँ, मैं सभी बच्चों को संविधान देता हूँ, अधिकारियों को संविधान देता हूँ, और इसलिए संविधान देता हूँ कि बच्चे पढ़ें। और ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं है जो 30% संविधान से नहीं आता है।
अरे इस गांव का प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नियुक्ति संविधान करता है, और जो सही चीज है वो नहीं पढ़ाएगी, न सरकार पढ़ाएगी और न ये मनवादी समाज पढ़ाएगा। बताइए कौन सी किताब में हमारे बहुजन महापुरुषों के बारे में कोई जिक्र तक नहीं करता है? क्या कारण है? जबकि हमारा बहुजन मूल्यवादी सबसे ज्यादा। अब उसमें भी अगर देखा जाए, हम 85% कहने को कहते हैं, हमारे ही समाज के लोग 15 या 20% को छोड़ करके आज 50% लोग ऐसे हैं जो उनके बहकावे में आ रहे हैं और उन्हीं के साथ हैं, केवल दिखावा के लिए कभी कभी आ जाते हैं। इसलिए मूल्यवादी समाज को जागृत करने के लिए वामसेन से उचित माध्यम कोई नहीं है, वामसेन से उचित कोई संस्था नहीं है, वामसेन से ज्यादा अच्छा लोकतंत्र भी नहीं है। इसलिए सही लोकतंत्र को और सही संस्था को चयन करना है तो वामसेन के लोगों को आगे आना होगा और हमें घर घर जाकर के, डोर डोर जाकर के इस कार्यक्रम को जागरूक करना होगा। और तभी आज सामाजिक जब जागृति होगी तो निश्चित रूप से राजनीतिक भी जागृति होगी और इस देश के हम शासक बनेंगे। जय भीम, जय मूलवासी, जय संविधान, जय भारत।